ओके। सो सबसे पहले हमें ये जानना होगा भाई कि हम इस पर्टिकुलर सेशन में क्या-क्या चीज़ सीखने वाले हैं, है ना? हमें क्या-क्या पढ़ना होगा, देन हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। ओके? तो जैसा कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उन सबका पर्पज़ है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, राइट? मतलब एंड्रॉयड सीखना, एप्लीकेशन बनाना, ऐप बनाना, है ना? तो बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं कई बारी मेरे साथ जुड़ते हैं जिनको जावा में ही करियर बनाना होता है, ठीक है? और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जैसे इसमें से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा है जो एंड्रॉयड नहीं सीखने वाला, सब लोग एंड्रॉयड सीखने वाले हैं, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। तो आपका कोर्स क्या होगा, क्या-क्या कंटेंट होगा, क्या-क्या चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या-क्या आपका टॉपिक होगा। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक होगा, जो आप मतलब पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आप अपना कोर जावा, राइट? यानी कि जावा पढ़ेंगे। आप सबको ही पता होगा कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जावा आना बहुत ज़रूरी है। ये तो पता होगा ना आप लोगों को? सबको पता है? हाँ जी। देखिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है जावा ही आना ज़रूरी है। एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए कोई एक लैंग्वेज आना ज़रूरी है। लैंग्वेज कोई भी हो। आप सी अगर आपको आती है तो सी में भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप होती है। भाई एंड्रॉयड है क्या? एंड्रॉयड जस्ट एक प्लेटफ़ॉर्म है ना, एक एनवायरनमेंट है, जो हमें ऐप बनाने में हेल्प करता है। देखिए एप्लीकेशन अलग-अलग टाइप की होती हैं, अलग-अलग तरह की होती हैं। जैसे एक वेब व्यू वाली एप्लीकेशन होती हैं, जो वेब पे चलती हैं, वेब व्यू मतलब मोबाइल में ही वेब व्यू ओपन होके आ जाता है। एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म होती है, मतलब जो आपके अ, एंड्रॉयड प्लेटफ़ॉर्म पे भी चलती है, वो आईओएस पे भी चलती है और किसी और भी प्लेटफ़ॉर्म पे चल सकती है। एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि केवल एक ही डिवाइस को टारगेट करके बनाई जाती है अ, केवल एंड्रॉयड के लिए या केवल आईओएस के लिए। तो उन एप्लीकेशंस को हम नेटिव एप्लीकेशंस बोलते हैं, है ना? तो जो नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम एंड्रॉयड में सीखेंगे बेसिकली, तो नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉयड जो प्लेटफ़ॉर्म है, उस प्लेटफ़ॉर्म पे जो हमें एप्लीकेशन बनाना होगा, कोडिंग करना होगा, वो हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो, राइट? सो एंड्रॉयड स्टूडियो में जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे और एक एंड्रॉयड ऐप बनाएँगे, तो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। वो सी, सी प्लस प्लस हो सकती है, वो जावा हो सकती है, वो डॉट नेट हो सकती है, पीएचपी हो सकती है। मतलब आज के टाइम पे तो एंड्रॉयड में मल्टीपल लैंग्वेजेज़ इवन कोटलिन भी एक नई लैंग्वेज है। गूगल ने अपना खुद का लैंग्वेज लॉन्च कर रखा है। वो अगर आपको आता है तो वो भी सफिशिएंट है यहाँ पे। तो बट इन सब में अगर देखा जाए तो जावा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग है और आपके 80% डेवलपर्स ऐसे हैं जिनका डेवलपर्स की जो फर्स्ट चॉइस होती है वो जावा होती है। इवन देखो गूगल का अपना जो लैंग्वेज है ना वो भी मार्केट में उतना ज़्यादा नहीं चल रहा है इन कंपैरिज़न टू जावा, है ना? मतलब उतना चॉइस नहीं है लोगों का। बट हाँ, यूज़ तो कुछ भी कर सकते हैं, लैंग्वेज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं स्पेशली बताऊँ अपने बारे में बताऊँ तो सी, सी प्लस प्लस तो आती है, लेकिन सी, सी प्लस प्लस से उस लेवल पे मतलब काम नहीं हो पाता, जिस लेवल पे जावा में जाके हो जाता है या कोटलिन में हो जाता है ना? बाकी लैंग्वेजेज़ के बारे में नहीं आइडिया है कि जी पीएचपी कैसे काम करती है या सी शार्प कैसे काम करती है। हाँ, बट सी शार्प या पीएचपी पे काम करने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो ना होके कोई और प्लेटफ़ॉर्म होगा जिससे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनेगी। अब जैसे डॉट नेट वाले वो जैमरिन वगैरह करके कोई कांसेप्ट होता है वो यूज़ करते हैं। पीएचपी वाले फेंड्रॉयड करके कुछ यूज़ होता है, वो यूज़ करते हैं। वो उनका अपना एरिया है। बट हम अभी एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करने के लिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम अ, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे काम करने के लिए जावा को हम सीखेंगे पूरा और कोर जावा को सीखेंगे।
कोर जावा मतलब होता है भई जावा की वो चीज़ें जो कि कोर पार्ट है, जो कि बेसिक पार्ट है कह सकते हो, जो हार्ट ऑफ जावा, होल सोल ऑफ जावा है। ये कहने के लिए कोर जावा होता है, बट इसको टेक्निकली हम एक और नाम से जानते हैं, जेएसई, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, राइट? तो ये हम सीखेंगे। तो इसमें हम क्या-क्या चीज़ें सीखने वाले हैं पहले? इसमें हम सीखेंगे भी प्रोग्रामिंग होती क्या है, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, जावा की प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए और फंडामेंटल्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, ठीक है? और टॉपिक बहुत सारे हैं। टॉपिक के अगर नाम मैं गिनाऊँगा तो यहाँ पे मतलब बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा एक शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे इन फीचर्स को समझने के बाद हम ऊप्स के कांसेप्ट पढ़ेंगे। ऊप्स में बहुत सारे कांसेप्ट आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है पैकेज, एरे, देन एक्सेस रूल, स्ट्रिंग हैंडलिंग, एडब्ल्यूटी, स्विंग, एपलेट, राइट? इनपुट, आउटपुट, थ्रेड एंड उसके बाद आपका आ जाता है कलेक्शन। ये सारे टॉपिक हो गए। देन उसके बाद जावा डबल ई को भी हम सीखेंगे, जिसको हम एडवांस जावा के रूप में भी जानते हैं, जे डबल ई, जावा डबल ई या एडवांस जावा, है ना? जावा डबल ई को आना क्यों जरूरी है? बहुत से ऐसे मेरे मतलब सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अक्सर पूछते हैं कि सर मुझे तो सर जावा आती है और मैं एंड्रॉयड सीखना चाहता हूँ, तो क्या जावा डबल ई आना जरूरी है, एडवांस जावा आना जरूरी है? तो उनके लिए बस मैं एक वर्ड में ये समझाना चाहता हूँ जी, कोर एंड्रॉयड के लिए कोर जावा आना चाहिए, एडवांस लेवल पे एंड्रॉयड के लिए एडवांस जावा आनी चाहिए। अब आपने कहा इसका क्या मतलब हुआ? आप लोगों ने एप्लीकेशंस बहुत सारे मार्केट में देखा होगा, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो बिल्कुल बेसिक सी होती हैं, जिसमें जैसे कोई जोक्स की एप्लीकेशन हो गई, कोई छोटे-मोटे ट्यूटोरियल्स की एप्लीकेशन हो गई, कोई इन्फॉर्मेटिव एप्लीकेशन हो गई, चार बटन पे क्लिक करा, 4 चीज़ें ओपन हो गई और उससे बस काम हो रहा है, सिंपली। कोई इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्वर से कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्वर से डेटा लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो वो जो एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन में कोई एडवांस का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब बात आ जाती है सर्वर से कम्युनिकेशन की, जब बात आ जाती है डेटाबेस से डेटा लाने की, जैसे जी मान लो आपको फ्लिपकार्ट जैसी एप्लीकेशन बनानी है, स्नैपडील जैसी एप्लीकेशन बनानी है, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन बनानी है, आपको व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन बनानी है, तो भई आपको एडवांस लेवल पे टेक्नोलॉजीज़ पता होना चाहिए। और उस एडवांस लेवल पे टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ाने के लिए जावा डबल ई सिखाया जाता है, जिसमें आपको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, सर्वलेट जेएसपी, सर्वलेट जेएसपी भी उतना ज़रूरी आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सीख लोगे तो इसका ये फ़ायदा मिलेगा तो वेब रिलेटेड चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन अगर मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन है कि भई आप सर्वलेट जेएसपी को सीखने के बाद ही आप सर्वर से रिलेटेड और बाकी चीज़ें सीखें। जैसे एक टॉपिक है वेब सर्विसेज़। तो वेब सर्विसेज़ आपको बहुत ज़रूरी है। वेब सर्विसेज़ अगर आप नहीं जानेंगे, तो आप सर्वर से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अब बहुत से ऐसे लोग हैं एंड्रॉयड सीखने वाले, सिखाने वाले लोग भी हैं, जो कि अ, एंड्रॉयड को सिखाने के लिए वो आपको जावा पढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि जी जावा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पूरा आए और बस आपको बेसिक जावा आ जाए, तो भी काम चल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको बताऊँ, अगर आपको जैसे जावा में ऊप्स कांसेप्ट अगर आपको आता है, राइट? ऊप्स कांसेप्ट आता है, तो एंड्रॉयड के बिगिनर लेवल पे चीज़ें आप सीख सकते हो, है ना? एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ सीख सकते हो। ऊप्स कांसेप्ट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि जी कोर जावा एकदम बहुत डिटेल में आ जाए कि एकदम बहुत अच्छे से आता है, एक्सपर्ट बन गए तभी अच्छे से एंड्रॉयड आएगा। लेकिन देखिए, अब चूँकि हमें जावा डबल ही सीखना है, हमें वेब सर्विसेज़ बनाना सीखना है, इसलिए हमें जावा ऐसे ही पूरा आना चाहिए। आपने कहा आप अभी बोल रहे हो कि ऊप्स अगर आ जाए तब भी काम चल जाएगा। वो उसके लिए काम चल जाएगा कि जैसे मान लो कोई पीएचपी का बंदा है, कोई डॉट नेट का बंदा है और उसको मान लो एंड्रॉयड प करना है और वो एंड्रॉयड की कोडिंग मतलब जो जावा में जो कोडिंग जावा में होती है, वो जावा में कर लेना चाहता है और चाहता है कि अपनी सर्विसेज़, अपनी वेब सर्विसेज़ पीएचपी में बना दे। हाँ, तो मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि वो एंड्रॉयड पढ़ाते हैं, जावा में कोडिंग करते हैं, लेकिन जब वेब सर्विसेज़ की बात आ जाती है, तो वो पीएचपी की बात करने लगते हैं।
वो डॉट नेट की बात करने लगते हैं। तो देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पीएचपी की तरफ मूव करना है। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, आप कितनी टेक्नोलॉजीज़ पढ़ोगे? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग वेब सर्विसेज़ तो पीएचपी में भी बनता है, डॉट नेट में भी बनता है, आपका जावा में भी बनता है। तो जब अ, 1 मिनट। तो जब रंजीत म्यूट कर लीजिए, रजनीकांत सॉरी, इसने म्यूट नहीं किया है। ओके। तो देखिए जब इसका मतलब ये हो गया भई कि हुँ, इसका मतलब ये हो गया कि जब जब हम जावा के डेवलपर हैं, तो हम उसको जावा में ही बनाएँ ना। वेब सर्विसेज़ भी हम अपनी एंड्रॉयड की कोडिंग अ, भी जावा में करें और उसकी सर्वर साइड से जब कम्युनिकेशन की बात आ जाती है, तो वो भी जावा में करें। तो इसीलिए हम बेसिकली अ, जावा में ही सारा काम करने वाले हैं। तो जब सर्वर से कम्युनिकेशन की बात होगी, सर्वर से डेटा ले जाने और ले आने की बात होगी, तो हम किसी और टेक्नोलॉजी पे मूव नहीं कर जाएँगे। क्योंकि आप कितने सारी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, कितने सारे लैंग्वेजेज़ पढ़ेंगे, आपको उतने सारे सिंटैक्स याद करने पड़ेंगे। ठीक? ओके। अब देखिए इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, कंपनीज़ की बात करूँ, तो जैसे कंपनी में आपका जैसे मान लो सिलेक्शन होता है और आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो। तो कंपनी में जॉब करने जब आप जाओगे तो आपको एंड्रॉयड पे मान लीजिए काम मिलता है। आप एंड्रॉयड डेवलपर एज़ अ एंड्रॉयड डेवलपर आप हायर करे गए। तो एंड्रॉयड डेवलपर जब आप हायर करे गए हैं, तो आपसे सर्वर साइड की कोडिंग नहीं करवाई जाएगी। आपको वेब सर्विसेज़ नहीं बनवाया जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक बैकएंड का इसे बैकएंड डेवलपर बोलते हैं, तो वो बैकएंड का एक अलग से डेवलपर होगा, जो वो सर्वर साइड की वेब सर्विसेज़ जिनको हम वेब एपीआईज़ या सिंपल एपीआईज़ भी बोल सकते हो, वो बनाने के लिए अलग बंदा होता है। क्योंकि वो काम जो होता है ना, अगर एक बंदा वेब सर्विसेज़ भी बनाए और उसको कॉल भी करे, तो कहीं न कहीं उसके लिए एक बहुत हेक्टिक वाला काम हो जाता है। ठीक है? बड़ी कंपनी में तो ऐसे ही होता है। लेकिन जो स्मॉल लेवल के कंपनीज़ होते हैं, जो कम बजट वाली कंपनीज़ होते हैं, वो चाहेंगे कि हमारे पास एक ऐसा बंदा हो, जो सर्विस बना भी ले, है ना? एपीआईज़ रेडी भी कर ले और उसको एंड्रॉयड में इंटीग्रेट भी कर ले। तो उसकी थोड़ा-सा एक वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, मल्टी टैलेंटेड बंदा हो जाता है ना? ऑल राउंड बंदा हो जाता है, जो हर एरिया में है। तो इसीलिए भई मैं आपको जो इस पर्टिकुलर कोर्स करिकुलम में सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कोर जावा तो सिखाऊँगा, जावा डबल ई, वेब सर्विसेज़ भी सिखाऊँगा और वेब सर्विसेज़ जब जावा डबल ई सिखाऊँगा तो सर्वर के कांसेप्ट आएँगे, तो आपको सर्वर्स के बारे में भी आइडिया दिया जाएगा कि सर्वर्स क्या होते हैं, है ना? और डेटाबेस के बारे में भी आपको आइडिया दिया जाएगा कि डेटाबेस कैसे बनता है। अपाचे, टॉमकैट सॉरी डेटाबेस लाइक ओरेकल, माईएसक्यूएल, एसक्यूएल क्वेरीज़ भी आपको सिखाई जाएँगी, है ना? और देन जब ये सारा चीज़ आप सीख जाओगे, पैरेलली आपको एंड्रॉयड यानी कि जब कोर्स का सेशन खत्म हो जाएगा, तो पैरेलली मेबी आपको 2 सेशंस आपको मतलब मेबी मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे आप कम्फर्ट होंगे। तो आपको 2 सेशन स्टार्ट कर देंगे जिसमें एंड्रॉयड भी सिखाते रहेंगे और इधर वेब सर्विसेज़ वाली भी चीज़ें बताते रहेंगे। तो ये आपका कंटेंट होगा। यानी कि जावा एससी, जावा डबल ई, वेब सर्विसेज़ एंड उसके बाद एसक्यूएल, एसक्यूएल के साथ-साथ आपको डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें, डेटाबेस से कैसे कम्युनिकेशन मतलब ये जो उसके बाद लास्ट में एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब ये सारा जो कोर्स है आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज बनने वाला है जिसमें आप स्पेशलिस्ट बन जाएँगे, एक प्रोग्रामिंग का भी, साथ ही साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर, साथ ही साथ आप एक डेटाबेस का भी नॉलेज रखने वाले बंदे बन जाएँगे, सर्वर्स को भी हैंडल कर लेंगे और इसके अलावा जब आप अपनी सर्विस बनाओगे, तो सर्विस को होस्ट करना भी सीख जाओगे। साथ में वेब एप्लीकेशंस का भी आइडिया दे दूँगा मैं आपको, वेबसाइट्स कैसे बनती हैं और खुद की अपनी वेबसाइट्स भी आप बना पाओगे, राइट? अब किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो पूछ लीजिए। बीच-बीच में पूछते रहिए, ऐसा ना रहे कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? हाँ, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? हाँ, तो बीच-बीच में आप इंटरैक्टिव सेशन रखा करो, पूछा करो। ऐसा नहीं कि जी मैं बोलते जा रहा हूँ, बस आप सुनते जा रहे हो।
एक इंटरैक्टिव सेशन। हाँ, हाँ जी। मैं ये बता रहा था कि देखिए एप्लीकेशन मार्केट में बहुत सारे होती हैं, अलग-अलग टाइप की एप्लीकेशन बनती हैं। जब एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की बात करें तो आजकल देखो मतलब एप्लीकेशंस ऐसी भी होती हैं जैसे जैसे सपोज़ करो आपकी कोई वेबसाइट है। लेट्स से मेरी ही एक वेबसाइट है। मैंने क्या करा जी अपनी वेबसाइट में जैसे मेरी ये वेबसाइट है ना? और मैं इस वेबसाइट को चाहता हूँ कि भई इस वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर दूँ। ओके? इस वेबसाइट को ऐप में बदल दूँ। तो एक एक तरीका होता है हमारे पास वेब व्यू, है ना? एंड्रॉयड के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं वेब व्यू के माध्यम से इस एप्लीकेशन को उसमें ओपन करा सकते हैं। और वो मतलब बहुत सिंपल तरीका होता है, वो 1 दिन में आपकी वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करके दे देगा, है ना? तो ये एक वो तरीका हो गया, वेब व्यू से बन जाता है, लेकिन उसके लिए जो आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, है ना? रिस्पॉन्सिव समझते हो? मतलब अक्रॉस द डिवाइसेज़ वो अलग-अलग डिवाइसेज़ पे सेम रिस्पॉन्स मतलब प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जी, वो कहीं पिक्सल फट रहे हैं, कहीं इधर-उधर चीज़ें जा रही हैं, कोई इमेज इधर-उधर भग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। दूसरी तरीका होता है कि भई जैसे सपोज़ करो कि हमारे पास अलग-अलग मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं, उसमें अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म होते हैं। कुछ विंडो वाले फ़ोन होते हैं, है ना? विंडोज़ वाले फ़ोन भी होते हैं। ब्लैकबेरी के भी तो सेट पता नहीं यूज़ होते हैं कि नहीं होते, पहले यूज़ होते थे, ठीक है? कुछ आपके आईओएस वाले होते हैं फ़ोन, बहुत से लोग आईओएस यूज़र्स हैं। और मैक्सिमम तो मतलब अगर देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंड्रॉयड के यूज़र्स हैं। तो आईओएस के अंदर एप्लीकेशन जो बनती है, वो आईओएस की अपनी खुद की लैंग्वेज है। जैसे आईओएस की जो खुद की लैंग्वेज है, वो है स्विफ्ट, है ना? और ऑब्जेक्टिव सी। तो स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी का यूज़ करके वो बेसिकली कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं और वो एप्लीकेशंस बनाते हैं, जो कि आईओएस के लिए चले। एंड्रॉयड के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है, एंड्रॉयड के अंदर जो कोडिंग होती है, जो एप्लीकेशंस बनते हैं, वो बेसिकली बनते हैं अ, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करके जावा का भी यूज़ कर लेते हैं, कोटलिन का भी कर लेते हैं, है ना? और भी बहुत सारे सी, सी प्लस प्लस का भी कर सकते हैं, राइट? तो अगर सपोज़ करो कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई, जो कि अ, आपने बस टारगेट रखा था कि जी आईओएस के अंदर चलेगा, तो वो आईओएस के लिए नेटिव हो गया। अगर सपोज़ करो आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, आपने टारगेट कर रखा था एंड्रॉयड को, तो वो एंड्रॉयड के लिए वो नेटिव हो गया। उसे नेटिव एप्लीकेशन बोलते हैं। बट आजकल कुछ ऐसा भी ट्रेंड है कि जी एप्लीकेशंस बनाओ कि और वो एप्लीकेशंस आपके अक्रॉस द डिवाइसेज़ यानी कि वो आईओएस पे भी चलेगी और वो आपके एंड्रॉयड पे भी चलेगी, दोनों जगह चलेगी। समझ में आ रहा है? जब दोनों जगह वो एप्लीकेशन चलेगी, तो इसका मतलब ये हो गया वो एप्लीकेशन क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म एप्लीकेशंस हो गई, वो एक हाइब्रिड फीचर दे रही है आपको। इसी टाइप की एप्लीकेशन को हाइब्रिड एप्लीकेशंस बोलते हैं। सो हाइब्रिड एप्लीकेशंस को बनाने के लिए अलग ही टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। जैसे आयोनिक फ्रेमवर्क होता है, उसमें बन जाता है। जैसे रिएक्ट नेटिव है, उसमें भी बन जाता है। जैसे अभी एक और बहुत अच्छा जी, फ्लटर का भी यूज़ करके बना सकते हैं एग्ज़ैक्टली। वही मैं बताने जा रहा था, मैं भूल रहा था। यस, लेकिन उसके लिए आपको फिर अलग एक लैंग्वेज ही पढ़नी पड़ जाती है। जैसे फ्लैटर स्पेशली डॉट पे काम करती है, तो आपको डॉट आना चाहिए, राइट? लेकिन मैं आपको बताऊँ अ, इस टाइप की एप्लीकेशंस को बनाने की जो रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनीज़ में मतलब ये नहीं है कि नहीं होती है, वो एक हाई लेवल पे टेक्नोलॉजीज़ हो गए, उसको भी सीख सकते हो। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको मैं रिकमेंड करूँ कि जी आप फ्लटर आज पहले दिन से सीखना आप शुरू करो। सो फ्लटर सीखने शुरू करोगे तो जी आपको कुछ प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं मिल पाएगा। आप सोचोगे डॉट सीखने के लिए, तो डॉट को सिखाने वाले भी लोग बहुत कम हैं, सीखने वाले भी लोग बहुत कम हैं। और चलो ठीक है, सीखना-सिखाना तो अच्छी बात है, बट उसका सपोर्ट भी बहुत कम है। अगर कहीं आप फँस जाओगे तो उसके सपोर्ट देने वाले लोग बहुत कम हैं, है ना? तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो वो एक नया टेक्नोलॉजी है, न्यू ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, जिसको सीख सकते हो आप। लेकिन मेरा तो रिकमेंडेशन यही है और इसलिए आप लोग जुड़े भी हो कि जी अभी हम नेटिव एप्लीकेशन सीख ले रहे हैं, धीरे-धीरे फ्लटर भी सीख लेंगे। मेबी मैं फ्लटर का भी कोर्स लॉन्च करूँगा, वहाँ सीखिएगा, कहीं और से सीखिएगा, आपका अपना खुद का एक वो होगा। बट कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जी उसको सीखेंगे तभी हमारा काम चलेगा, है ना? अब रही बात टेक्नोलॉजीज़ में लैंग्वेजेज़ की, तो देखिए आप
सारी लैंग्वेजेज़ में जो जावा लैंग्वेज सीखने वाले हो, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है? उसका फ़ायदा ये होने वाला है जी कि जावा वर्ल्ड की वो टॉप लैंग्वेज है, जिसको सीखने के बाद आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज लेके आ जाना, आप खुद अपने घर पे बैठ के अपना वो लैंग्वेज सीख सकते हो। ये एक मेरा चैलेंज है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्योंकि ये टेक्निकली, ग्रामेटिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पढ़ने में अच्छा है, इसका ग्रामर एक बार दिमाग में सेट हो गया, प्रोग्रामिंग आ गई, तो एक किसी लैंग्वेज को दिल लगा के पढ़ने की ज़रूरत होती है। आपकी अगर फर्स्ट लैंग्वेज जावा है या फर्स्ट लैंग्वेज कोई भी होती है, जैसे मान लो कि आप सी, सी प्लस प्लस सीखते हो, तो इन सारी लैंग्वेजेज़ में मैं तो स्पेशली प्रेफ़र करूँगा अगर आपको सी, सी प्लस प्लस भी नहीं आती है, तो आप जावा उठा के अगर पहली लैंग्वेज पढ़ते हो और जावा को सीखने के बाद फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाके सी, सी प्लस प्लस ही सीख सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जी बहुत से ऐसे भी लोग आते कहते हैं कि सी, सी प्लस प्लस आती है तब हम जावा सीख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सी, सी प्लस प्लस आती है तभी आप जावा सीखो। आप डायरेक्ट जावा भी सीख सकते हो। है ना? तो क्या-क्या रीज़न है, क्या-क्या फीचर्स है वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो फिलहाल ये अलग-अलग टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, समरूज़। बात समझ में आई? हुँ, तो हम बेसिकली नेटिव एप्लीकेशन डेवलप करेंगे और देखो नेटिव एप्लीकेशन जो होती है ना हाइब्रिड की कंपैरिज़न में थोड़ी-सी फास्टर भी होती है। और उसका एक रीज़न है ना कि वो डायरेक्टली किसी मतलब डिवाइस को टारगेट करके, किसी एरिया, किसी प्लेटफ़ॉर्म को टारगेट करके बनाई जाती है, तो उसकी जो एफिशिएंसी, उसकी जो स्पीड होती है, वो थोड़ी फास्टर होती है इन कंपैरिज़न टू योर हाइब्रिड एप्लीकेशन। तो इसीलिए ऐसा नहीं हो तो फिर हर आदमी जो है आईओएस और एंड्रॉयड दोनों के लिए एप्लीकेशन बनवाना शुरू कर दे। लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्योंकि वो उनको ऐसा कई बारी ऐसा होता है, कहीं एफिशिएंसी बहुत मायने रखती है, कि भई एप्लीकेशन का परफ़ॉर्मेंस बहुत फास्ट होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो ठीक है, उस पे काम हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं और मेबी नेट हाइब्रिड में वो सारा फीचर्स आए। ओके, तो कोर्स कंटेंट क्लियर है? क्या पढ़ना है हमें? क्लियर है? हाँ जी। अब देखिए जावा में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जावा में स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क होता है, स्टड्स फ्रेमवर्क होता है, जेपीए होता है, आईबीटीज़ होती है, टॉप लिंक होता है, स्काला है, आका है, प्ले फ्रेमवर्क है, ये हमें ये सब थोड़ी ना जानना ज़रूरी है। देयर इज़ नो एनी रिक्वायरमेंट। प्रशांत मैसेज ने किया था कि सर ये स्प्रिंग हाइबरनेट नहीं, ज़रूरी नहीं। हाँ, देखिए अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड्रॉयड एरिया में जा रहे हो तो आप कोर जान लीजिए और एडवांस जान लीजिए, फ्री वेब सर्विसेज़ जान लीजिए, एंड्रॉयड पे मूव कर लीजिए। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूँ, कोर एडवांस खुद सीख लिया, फ्रेमवर्क या दुनिया में जावा की कोई भी टेक्नोलॉज़ीज़ होंगी, वो आप मतलब यहाँ से सीखने के बाद आप खुद भी बैठ के सीख सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो। क्योंकि किसी भी चीज़ का, किसी भी टेक्नोलॉजी का जो बेस होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक बार बेस हमारा मजबूत हो गया, तो फिर उसके बाद करने की क्या ज़रूरत है? उसके बाद तो सारा चीज़ हमें समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो किसी को कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है या समझ में आ गया कि हमें क्या पढ़ना है? तो जावा हम जावा से स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्ट एंड्रॉयड नहीं स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि देखो एंड्रॉयड का जो एंड्रॉयड स्टूडियो है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप ओपन करोगे, तो यहाँ पे कई चीज़ें आएँगी। यहाँ पे जावा आएगा, यहाँ पे एक्सएमएल का एक लेआउट आता है, फिर यहाँ पे ग्रेडल का एक कांसेप्ट आता है। तो जब तक आप यहाँ पे आओगे ना, तो एक्सएमएल से रिलेटेड चीज़ें या ग्रेडल से रिलेटेड चीज़ें या मैवन मैवन भी एक कांसेप्ट आता है, जो ग्रेडल की तरह ही होता है। तो ग्रेडल या मैवन से रिलेटेड चीज़ें आप पहले से ही जान जाओगे। तो जब आप यहाँ कोडिंग करोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप देखो यहाँ पे ये देखो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो आपको ओपन कर दिया हूँ और यहाँ पे देखिए ये देखिए बहुत सारी कोडिंग करी गई है। यहाँ पे क्लास बनाया गया है, ठीक है? मेथड बनाया गया है, कहीं प्राइवेट लगाया गया है। देख रहे हो ये सब कोडिंग, ये कोडिंग कैसे हमें समझ में आएगा जब प्रोग्रामिंग हम जानेंगे तभी ना, राइट? तो इसीलिए। ओके, तो ओके, फाइन। चलिए फिर जावा स्टार्ट करते हैं। जावा हम पूरा पढ़ेंगे, जावा अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा क्यों पढ़ेंगे? पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? जावा है क्या? अब ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। ये जो मैंने सॉफ्ट कॉपी बनाया हुआ है नोट्स का, ये मैं आज ही आप सबसे शेयर कर दूँगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो कहीं लिख सकते हैं, आप हार्ड कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं, लिख सकते हैं, अलग से नोट्स बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है। टाइम की कमी है तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन टाइम है तो आप जावा के लिए बिल्कुल एक कम से कम 200-300 रुपए की बहुत ही मोटी कॉपी खरीदिए, मोटा-सा एकदम बिल्कुल और उसमें आप लिखना शुरू करिए। एक-एक पॉइंट जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये जो नोट्स है लास्ट सेशन में मैंने अपने हाथ से ही टाइप करके पूरा नोट्स बनाया हुआ है। सारी चीज़ें नहीं है लेकिन हाँ, मतलब ऊप्स कांसेप्ट मेरे ख़्याल से तो पूरा ही है इसके अंदर। बाकी आपको धीरे-धीरे मैं और सारी चीज़ें देता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये आपके लिए आपके पास होना चाहिए। आने वाले टाइम पे देखिए मैंने अभी ये वेबसाइट पे मेरा अभी काम चल रहा है, अभी तो मैंने इसमें कुछ कंटेंट डाला नहीं है। बट ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको ये सारे कंटेंट मिल जाएँगे। बहुत से ऐसे लोग हैं सर मुझसे पूछते रहते हैं कि सर ये नोट्स मिल जाए, ये नोट्स मिल जाए, बिल्कुल मिल जाएगा। मैं यहीं पे वो सारा डाल दूँगा और ये कंटेंट मैं यहीं पे रखूँगा, अपनी इस वेबसाइट पे ही रखूँगा। राइट? चलिए और किसी का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन्स? बिल्कुल देखो इंटरैक्टिव सेशन रखना है, पूछते रहना है बीच-बीच में। हाँ जी, हाँ जी। कुछ नहीं पूछना है किसी को, ओके। तो अभी तो कुछ नहीं पूछ रहे हो लेकिन बाद में जैसे कुछ टॉपिक पढ़ा लूँगा तो आपको बोलना है और पूछना है। और टॉपिक पूछते रहना है कि जी सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? ये क्यों है, ये कैसे है? ये पूछते रहना है और मैं भी आपसे पूछूँगा। तो हमें पता चल गया अभी जावा हमें क्यों सीखना है जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्योंकि हमें एक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो जावा क्या है? एक हाई लेवल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर आप जावा की डेफिनिशन ऐसे बोलना चाहते हो कहीं पे, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जावा इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड strictly type platform independent general purpose programming language which is developed by Mr. James Gosselin and his team in 1995 95-96 के बीच में डेवलप हुआ था और एक कंपनी के अंदर बैठ के उन्होंने डेवलप किया था जिसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम कंपनी अब वो सब्सिडरी कंपनी हो चुकी है ओरेकल कॉर्पोरेशन की ओरेकल ने उसे टेक ओवर कर लिया खरीद लिया है तो इट इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जेम्स गॉसलिन ने बनाया था 1995 और 6 के बीच में बनाया था सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के अंदर बैठ के और ये हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये तो इसकी इतनी डेफिनेशन हो गई ये तो मैंने आपको बताया लेकिन आप लोग मुझे बताइए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मुझे बताए सतीश आप बताइए सतीश ये क्या होती है जावा इसके अलावा जो मैंने बता दिया इसके अलावा बताइए हम्म ओके कोई बात नहीं इतना नॉलेज रखें इतना काफी है रजनीकांत जी बताइए आप हम्म ओके गुड गुड ठीक है और कोई बताएगा एनीवन किसी को बताने की इच्छा है जावा से रिलेटेड किसी को बताने का हाँ प्लीज बताइए
बिल्कुल बढ़िया बताया आपने, सारी चीज़ें बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, प्रशांत बोल रहे हैं, प्रशांत। प्रशांत, ये अभी हम इसके डिटेल में फीचर में नहीं जा रहे हैं कि प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी का क्या मतलब है या इसका क्या मतलब है। अभी हमें बस ये जानना है कि जावा के बारे में, है ना? अभी हम फीचर्स के बारे में भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी हम केवल जावा के बारे में जानना चाहते हैं कि जी जावा क्या है? तो इसके बारे में बताइए। जैसे समरूज़ ने बताया कि भैया जावा जो है, वो चीज़ है, कहते हैं यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ओके। हुँ, हुँ। ओके। तो प्रशांत, मान लो आप इंटरव्यू में गए और इंटरव्यूअर ने, प्रशांत आप मान लीजिए इंटरव्यू में गए और इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि प्रशांत आपने जावा ही क्यों करा यार, आपने पीएचपी क्यों नहीं सीख लिया, आपने पाइथन क्यों नहीं सीख लिया, आपने कोई नई लैंग्वेज क्यों नहीं सीख ली, कोटलिन क्यों नहीं सीख लिया, जावा ही क्यों सीखा, इससे क्या फायदे थे, आपको क्या अच्छा लगा कि, समझ रहे हो, क्या अच्छा लगा कि आप, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आपकी तरफ से लेकिन आवाज आ रही है थोड़ा, अब म्यूट कर लीजिए। ओके, कोई बात नहीं। और कोई बताए। हाँ हाँ। यस। यस, ये तो जावा का मतलब एक अच्छा पॉइंट लगा मुझे, इसीलिए मुझे जावा पढ़ाना भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि यार ये मतलब जो टेक्निकली ग्रामेटिकली बहुत स्ट्रांग है, जो इसने ग्रामर बना दिया कि जी ऐसे ही काम होना है तो ऐसे ही होना है। ऐसा नहीं है कि जी वो ग्रामर फिर कहीं फ्लेक्सिबल हो गया, कहीं बदल गया, उस ग्रामर से हट के चीजें हो गई। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, तो मतलब इसलिए आपने किया। हम्म। ओके। और कुछ ऐसा चीज जो आपको लगता हो कि जो अदर टेक्नोलॉजी से ये बिल्कुल अलग है, अदर लैंग्वेजेस से अलग है। ओके। ओके। हम्म। 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 तो स्पेशली जो सी सी प्लस प्लस है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग में यूज होती है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज करी जाती है। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट या अदर एरियाज में उतना मतलब यूजफुल नहीं है वो।
मतलब सी का यूज है लेकिन सिस्टम प्रोग्रामिंग में ज्यादा यूज करते हैं उसको। बिल्कुल एग्जैक्टली। और टेक्नोलॉजीज की भी बात ले लीजिए, जैसे पाइथन है। पाइथन नो डाउट आपका मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इसमें है, बट पाइथन से मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बनती है ना। पाइथन को सीखने के बाद आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते हो। तो और जावा जो है वो हर जगह है भाई। जावा तो मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में है, साथ में मोबिलिटी में भी है, वेबसाइट डेवलपमेंट में भी है ना। डॉट नेट की बात कर लो तो डॉट नेट पे ऐसे ही मतलब एप्लीकेशन बनती हैं जो विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे चलेंगी, वो लिनक्स, मैक या दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेंगी, है ना। उनकी वो अपनी रिस्ट्रिक्शंस आ गई। और क्या टेक्नोलॉजीज है, पैरेलली टेक्नोलॉजीज तो यही सब चल रही है ना। तो मतलब यस, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ये भी बोलेंगे कि सर एवरी टेक्नोलॉजीज, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैविंग देयर रिस्ट्रिक्शंस व्हाट दे कैन डू, बट जावा इज वन ऑफ द लैंग्वेज व्हिच हैविंग नॉट लिमिटेशंस, है ना। इट हैविंग अ वाइड वैरायटीज ऑफ एरियाज, है ना। ये अलग अलग एरियाज में यूज हो सकता है। इससे आप अलग अलग टाइप की सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग जगह जहाँ पे जाके अपने कैरियर्स को बना सकते हैं। अब जैसे मैं अब आपको कैरियर की तरफ आता हूँ, है ना। और आपको वो बताना चाहता हूँ कि जी अगर आप जावा सीख लेते हैं तो आप क्या-क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? बिल्कुल बेसिक वाली बातें बताता हूँ आपको। तो मतलब इसको सीखने का देखिए क्या फ़ायदा है। इसको सीखने का देखिए एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपने मान लीजिए जावा को सीख लिया, मेरे से कोर जावा, एडवांस जावा आपने सीख लिया। आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाएगा, जावा आ जाएगी, तो आप अपना जावा में ही करियर बना सकते हैं। जावा में ही थोड़ा फ्रेमवर्क को सीख के अपने आप को इन्हांस करके आप जावा में ही करियर बनाइए। और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं जो केवल कोर जावा में काम करती हैं, जो मल्टी थ्रेडिंग कलेक्शंस और इन सारी चीज़ों पे काम करती हैं, वो ऐसे स्पेशलिस्ट बंदे को खोजती हैं। आप वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे अपना एरिया, अपना अपना नहीं बनाना है करियर, तो आप एंड्रॉयड में बना सकते हैं, जो कि आप सीख ही रहे हो। आगे सीख भी जाओगे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं। एंड्रॉयड में तो आप मास्टर, एंड्रॉयड में सीखना बहुत ही आसान है, अगर आपको जावा आती है तो। एंड्रॉयड को सीखना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, अब अगर मान लीजिए ये तो 2 एरिया हो गया, एक तो जावा में ही और एक एंड्रॉयड में। अगला एरिया हो गया कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे हो, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं या किसी और जैसे मैकेनिकल के होते हैं, और वो कहते हैं कि जी मैं अगर जावा सीख लूँ तो मेरा कोई स्कोप है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया हुआ है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इवन मैकेनिकल के भी हैं। मैकेनिकल कोई ज़रूरी नहीं कंप्यूटर साइंस के बच्चे होंगे जो जो बेसिकली जावा में करियर बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बना सकते हैं, कैसे? जैसे अभी समरूज़ ने नाम लिया एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूँ, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा जी, कि जैसे मॉल में आप जाते हो, कई मतलब दरवाजे होते हैं अपने आप खुल जाते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, है ना? वो एक एम्बेडेड प्रोग्रामिंग का बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। लिफ्ट लिफ्ट ऊपर-नीचे जो जाती है अपने आप, वो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग का एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है ना? और मतलब कहीं पे भी किसी भी हार्डवेयर में कोई सॉफ्टवेयर डाल दो और हार्डवेयर ऑटोमेट हो जाए, अपने आप चलने लगे, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर में एम्बेड कर दिया जाए, दैट बिकम एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। तो यार एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में भी कहीं न कहीं आपका जावा का एक बहुत यूज़ है आज के टाइम पे। यानी कि जावा विद एम्बेडेड भी मार्केट में अवेलेबल है। एम्बेडेड विद सी और साथ में एम्बेडेड विद जावा भी अवेलेबल है। आईओटीज़, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर भी अवेलेबल अवेलेबल है। तो वो कैंडिडेट्स जो इलेक्ट्रॉनिक ईसी से रिलेटेड हैं और उनको एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है और वो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, आईओटीज़ बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो भी आप जावा सीख के आप उस एरिया में जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, और क्या कर सकते हैं अभी जावा सीखने के बाद? जावा सीखने के बाद आज के टाइम पे मैं बताऊँ, स्पेशली अगर आप डेवलपिंग में, जैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यार बंदा डेवलपर ही बन जाएगा, बहुत हाई लेवल पे डेवलपर बन जाएगा। नहीं डेवलपमेंट बनना चाहते हो, नहीं डेवलपर बनना चाहते हो, तो आप अपना करियर टेस्टिंग में बना सकते हो। टेस्टिंग में बना सकते हो। डेवऑप्स जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसमें बना सकते हो आप। तो अगर आप टेस्टिंग में या डेवऑप्स में करियर बनाना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए टेस्टिंग में भी 2 तरीके होते हैं, 2 कैटेगरीज़ होती है, मैनुअल होता है
ऑटोमेशन होता है। और ऑटोमेशन टेस्टिंग के बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे सेलेनियम होता है, आपका मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए आपका एपीएम होता है, एपीआई टेस्टिंग के लिए रेस्ट एश्योर्ड होता है ना? आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए जेमीटर होता है, ठीक है? और वेब वेब टेस्टिंग के लिए सेलेनियम वेब ड्राइवर तो हो ही गया। तो इस तरह से करके टेस्टिंग के इतने एरियाज़ हैं कि केवल टेस्टिंग टेस्टिंग की ऑटोमेशन लेवल पे काम करने के लिए आपको जावा आना चाहिए। जी, इंडस्ट्री के 10 साल 15 साल के जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, वो मेरे से अप्रोच करते हैं। सर, आई वांट टू लर्न द जावा। हमने सर कहा, व्हाई व्हाई यू वांट्स टू लर्न द जावा? तो वो कहते हैं कि सर मुझे जावा इसलिए सीखनी है कि जी मैं तो अभी तक ऑटोमेशन मैनुअल पे काम कर रहा था। हमारी वेबसाइट, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस जो होती थी, वो मैनुअली टेस्ट होती थी। लेकिन अब इंडस्ट्री का डिमांड है, कंपनीज़ का, क्लाइंट्स का डिमांड है कि जी हर चीज़ ऑटोमेशन से होना चाहिए। ऑटोमेशन से होना चाहिए, मतलब वही बटन पे क्लिक मारा और सारा टेस्टिंग अपने आप हो जाए। तो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, उसके लिए प्रोग्रामिंग आनी चाहिए सर, और जावा अगर मैं सीख लेता तो मेरा काम बन जाता। तो मतलब जो बंदा मैनुअल पे था वो ऑटोमेशन पे अगर स्विच हो रहा है तो जावा आना उसको चाहिए। और जावा आएगा, और जस्ट बिकॉज़ ऑफ यही जावा टेक्नोलॉजी मैं भी जो डेवऑप्स में काम कर रहा हूँ, मैं पहले टेस्टिंग में घुसा और टेस्टिंग से डेवऑप्स में आ गया। समझ रहे हो आप? मैं टेस्टिंग में, ऑटोमेशन में, सेलेनियम में मैंने काम करा। जो टेक्नोलॉजीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ पे मैंने काम करा, एंड जावा की वजह से और मैं ये डेवऑप्स प्लस ऑपरेशन में आ गया। तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ ये टेक्नोलॉजीज़ अगर आपको पता होंगी, तभी आप इस एरिया में जा सकते हो। तो मैं मतलब अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मेरा पूरा इंटरव्यू जावा में हुआ। और उसके बाद में बोला गया कि कांग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड, एंड बट माय कंपनी इज वर्किंग ऑन दिस ऑटोमेशन प्रोफाइल, एंड यू आर हायरिंग एज अ ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर, सो आर यू इंटरेस्टेड? हमने कहा आई एम सर्चिंग फॉर द जॉब, सो मुझे जरूरत ही थी, मैं तुरंत घुस गया बिना कुछ कहे। आज तो ये सिनेरियो है, मैं आपको आज के 10 साल के पहले, 10 साल नहीं लेकिन 8 साल के पहले का सिनेरियो बताता हूँ आपको। मेरा ही एक फ्रेंड है, हम सबने जावा सीखी थी, अच्छे से जावा पे ही काम किया, और हमारा इंटरव्यू भी जावा में हो रहा था। हम मतलब जावा में जॉब सर्च कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली देखिए जावा में उतना ज़्यादा ओपनिंग्स नहीं रहती हैं कि जी आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, नहीं मिल पाती हैं। तो ठीक है, मैंने अपना एक ट्रेनिंग वाली लाइन पकड़ी और ट्रेनिंग में मतलब एक्सपर्ट होता गया और ट्रेनिंग देता रहा। दूसरा वाला जो दोस्त था मेरा, उसने जावा में इंटरव्यू दिया, और उसका इंटरव्यू पूरा जावा में हुआ। आप बिलीव करोगे, पूरे मतलब 2-2 3-3 घंटे इंटरव्यू लिया जी, ऊप्स के कांसेप्ट पूछे, और जी ऊप्स के सारे कांसेप्ट को पूछने के बाद एसक्यूएल पूछा, फिर डेटाबेस से रिलेटेड पूछा, वेब से रिलेटेड चीज़ें पूछा। उसके बाद जी अगले दिन मेल आता है कि ठीक है आप सेलेक्टेड हो गए हो, लेकिन हमारी कंपनी तो पीएचपी में काम करती है, एंड यू आर सेलेक्टेड एज़ अ पीएचपी डेवलपर। समझ रहे हो? इंटरव्यू पता नहीं क्यों जावा में ले लिया है। उसको ऐसा लगा कि ठीक है, बंदा काम कर लेगा। ठीक है, लेकिन हम उसके लिए आपको 10 दिन की ट्रेनिंग देंगे जी। हमारे यहाँ ड्रुपल है, केक है, मजेंटो है ना? ये सब फ्रेमवर्क्स हैं जी, इन पे आपको काम करना है। और वो बंदा आज के टाइम पे उसका 24-25 लाख का पैकेज है, अच्छे से काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि पैकेज जो है किसी टेक्नोलॉजी में कम है। चाहे वो टेस्टिंग प्रोफाइल है, चाहे वो पीएचपी है, चाहे वो जावा है, चाहे वो डॉट नेट है, हर जगह पैसे हैं। बात है स्किल की कि कितना अच्छा स्किल है आपके पास। आप जो किसी टेक्नोलॉजी के अच्छे फ्रेमवर्क्स अगर आपको पता है, तो फिर आप ठीक है, उसको ड्रुपल भी आता है, केक भी आ जाता है, मजेंटो भी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं आपके उसके अंदर, पीएचपी के अंदर, ठीक है? तो है जॉब। तो फिर भी लेकिन बात ये आ जाती है वर्सटैलिटी की, वर्सटाइल टेक्नोलॉजी कौन-सी है? आप देखिए जावा आज आप सीख ले रहे हो, अच्छे से आपको आ गया, तो ठीक है, दुनिया की कोई प्रोग्रामिंग तो आप सीख ही सकते हो। साथ में देखो ये सारे एरिया, क्लाउड कंप्यूटिंग एक एरिया होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपने आप को स्विच कर सकते हो, है ना? आप बिग डेटा में अपने आप को स्विच कर सकते हो, बिग डेटा से रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। बिग डेटा से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ जैसे जैसे कैसेंड्रा हो गया, ड्रूड हो गया, प्रेस्टो हो गया, है ना? इनमें आप अपना करियर बना सकते हो। क्लाउड वाला एक एरिया हो ही गया। बाकी मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही। तो जावा कहाँ नहीं है, एवरीवेयर। तो इसीलिए इसके लिए एक वर्ड यूज़ करा जाता है जी, एवरग्रीन फील्ड है, एवरग्रीन फील्ड है, आपने सुना होगा। और ये चूँकि
ओल्ड टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, और पुरानी टेक्नोलॉजी होने की वजह से और बहुत सी कंपनीज जो है डे बाय डे इसका कह सकते हो कि इसका मतलब इसके अंदर इन्हांसमेंट होता गया, टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो गई, चीजें बढ़ती चली गई। ऐसे बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जो जावा के, बहुत सारे ऐसे लोग जो जी कहीं पीएचपी में काम कर रहे हैं, जावा के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्काला और आका फ्रेमवर्क, प्ले फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, कोई स्पार्क पे काम कर रहा है, कोई जी बिग डेटा हडूप पे काम कर रहा है, कोई कैसेंड्रा पे काम कर रहा है, लेकिन ये और कोई टेस्टिंग में है, सेलेनियम पे काम कर रहा है। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजीज के जो मैं नाम आपको जुड़ा रहा हूँ, ये सब जावा की ही अलग अलग मतलब कह सकते हो एरियाज हैं, अलग अलग वो फील्ड हैं जहाँ पे आप अपने कैरियर्स को बना रहे हो। तो ठीक है, तो ये आपकी एक ऐसी वर्सटाइल टेक्नोलॉजी हो गई ना, जिसको सीखने के बाद देखो इतने ऑप्शंस हैं आपके पास। बाकी टेक्नोलॉजीज को सीखने के बाद एक रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस रह जाता है कि जी इसी पर्टिकुलर लाइन में आप जा सकते हो, यही काम आप कर सकते हो, नहीं आपके पास ऑप्शंस हो गए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है या कोई कंफ्यूजन? हाँ जी। तो सर इसीलिए मैंने जावा सीखी। अच्छा ठीक है, अगर ये सब तो अच्छी चीज है, ये सारी चीजें तो आपको पता ही हैं। आप अपने लोकल एरिया में अच्छे से जावा सीख के आप एक अच्छा बढ़िया सा एक इंस्टीट्यूट ओपन कर लीजिए, और भाई जावा भाई, आपका जो भी उसके आगे नाम है वो आप लगा दीजिएगा अच्छे से। आप जावा, सबसे बड़ी चीज है कोर्स कंटेंट में है। आपको पता होना चाहिए, अगर बीसीए का आप कोर्स उठा के देख लो जी, एमसीए का कोर्स उठा के देख लो, बीटेक का कोर्स उठा के देख लो, है ना, उनके कोर्स कंटेंट में भी जावा है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्पेशली जावा उनको सीखना ही है ना, तो उनको जावा सीखना, जैसे सी लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, इसको तो सीखने के लिए लोग अप्रोच भी करते हैं। तो ठीक है, अगर आपको एक अच्छे टीचर भी बन गए जावा के रिलेटेड, तो भाई जावा को पढ़ने वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, आपको मिल जाएंगे। नो डाउट। राइट। ओके। ये बिल्कुल लास्ट वाला ऑप्शन है जो मैंने आपको लास्ट वाला बताया, है ना, ये एकदम बिल्कुल लास्ट में सोचना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपकी वो ग्रोथ नहीं है जो आप एक अच्छी कंपनी में जाके अच्छा जॉब लेके आप कर सकते हो, है ना। देखिए, सिखाने से बहुत सारी स्किल डेवलप होती है, नो डाउट, आप बहुत अच्छा सीखते हो, पढ़ते हो, समझते हो। लेकिन अगर हम मतलब हम पर्सनल ग्रोथ की बात करें और काम करने की बात करें, तो वो उसका टाइम नहीं मिल पाता है हमें, कि जी मुझे तो अभी यहाँ पे जाना है, इसके आगे बढ़ना है, इसके और आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी में बिल्कुल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें जुड़े रहना है 24 घंटे। तो वो उसके लिए टाइम चाहिए ना हमें। ठीक है, ओवरऑल चलिए, तो बिल्कुल ये वो लैंग्वेज है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। अ, कौन बोल रहे हैं आप? पहले अपना नाम बताइए प्लीज। अच्छा, राहुल। राहुल। हाँ बिल्कुल, राहुल एक्चुअली होता क्या है, देखिए, आपने सपोज करो ऊप्स कंसेप्ट सीख लिया, क्लास का कंसेप्ट, ऊप्स का जो सारे कंसेप्ट हैं आपको समझ में आ गया, तो जितने भी ऊप्स के ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हैं, वो सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन उसका सिंटैक्स हो सकता हो वो टेक्नोलॉजी में बदल जाए, सिंटैक्स बदल जाएगा, बस कंसेप्ट वही होंगे। हाँ, एक बार पढ़ने की जरूरत है। बस। यस। यस। पीएचपी में भी होता है, पाइथन में भी होता है, डॉट नेट में भी होता है। बिल्कुल। कोटलिन में भी होता है। सारी लैंग्वेजेस फॉलो करती हैं वही। अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं, तो इस टाइम पे मैं पता है किन किन किस किस लैंग्वेज पे काम करता हूँ। मैं ग्रूबी पे भी काम करता हूँ, ग्रूबी स्क्रिप्ट। अब पता है ग्रूबी और जावा जो है इंटरऑपरेबल हैं। और मैं किस पे काम कर रहा हूँ जी, मैं जाइथन पे भी काम करता हूँ, जावा इम्प्लीमेंटेशन विद पाइथन, जाइथन। तो देखो मतलब आपको आपको आप
आप कभी ये नहीं सोच सकते हो जी आप जावा पे जा रहे हो, जावा सीख रहे हो तो जी आपको जावा में ही नौकरी लगेगी। ये कभी ना सोचना कि जी जावा मुझे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जावा सीख के किसी और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। क्योंकि यार देखो यहाँ से बस यही चीज़ है कि आपको एक लैंग्वेज को पढ़ना आ जाता है, समझना आ जाता है और जब वो समझना और पढ़ना आ गया तो आप किसी भी चीज़ पे काम कर सकते हो। ओके, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जावा एक हाई लेवल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए, म्यूट कर लीजिए राहुल या जो भी जिसने भी म्यूट नहीं किया है। तो जावा एक हाई लेवल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये प्रोग्राम क्या होता है, ये हाई लेवल का क्या मतलब है ना? तो ये है ना क्वेश्चन कि भाई ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती होंगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है ना क्वेश्चन? बोलिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कितने टाइप की होती है, प्रोग्राम्स क्या होता है ना? भाई जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का तो मतलब हम बाद में जानेंगे, पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है वो जानेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का क्या मतलब होता है, व्हाट इज अ प्रोग्राम? देखिए प्रोग्राम के बारे में ऐसा बोला जाता है कि प्रोग्राम, अच्छा ठीक है, अब मैं प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सारा चीज पढ़ाने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ, वो जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी एक चीज होती है? किसी को पता है इसका मतलब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब? जैसे जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है, किसी को पता है? एनीवन? बताइए, क्या पता है बताइए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है, ओके, जिसमें उसका कंसेप्ट फॉलो होता है, ठीक है। अच्छा क्यों फॉलो होता है, क्या फायदा होता है इसका? रियल वर्ड से लिया गया है, ये अच्छी बात आपने बताई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है जो रियल वर्ड से लिया गया है। रियल वर्ड का क्या मतलब हुआ? अच्छा एक चीज और मुझे आप सबसे बताना है, किसी को श्याम, श्याम नहीं बोल रहे हैं, है ना? और बाकी लोग तो मतलब बोले भी हैं, बात किए हैं, तो जितने भी लोग नहीं बोलते हैं वो प्लीज बोलते रहेंगे, कुछ भी मन करे पूछते रहेंगे, जो भी आपके डाउट्स है क्लियर करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जी आप पढ़ रहे हो तो अब दोबारा नहीं मौका मिलने वाला है पढ़ने का, है ना? तो एक बार पढ़ना है और दिल लगा के पढ़ना है। तो प्लीज आप लोग बीच में कोई क्वेश्चन आए तो मुझे रोक के पूछ सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। रियल वर्ल्ड का मतलब संसार में जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारी पूरी दुनिया रियल वर्ल्ड है। इमेजिनरी वर्ड नहीं है रियल वर्ड। रियल वर्ल्ड मतलब जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड का मतलब हो गया ये दुनिया भाई, ये संसार, ये रियल वर्ल्ड, और क्या, जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेरे लिए रियल वर्ल्ड मेरा घर, ये समाज, ये सोसाइटी, ये मेरा रियल वर्ल्ड है। आपके लिए आपका है, सबके लिए सबका है, अपना अपना रियल वर्ल्ड है। ये रियल वर्ल्ड कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रियल वर्ल्ड से एसोसिएटेड है। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैं आपको प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इन सब का मतलब बताने जा रहा था, है ना? लेकिन उसको बताने से पहले एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा। वो बात ये है कि भाई
आपको सीखना है जावा, और जावा सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करता है रियल वर्ल्ड को। अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, कोई चीज़ पढ़नी है, तो आप चीज़ों को रियल वर्ल्ड से रिलेट करिए, और अगर चीज़ों को रियल वर्ल्ड से रिलेट करोगे तो उसको ईज़िली सीख सकते हो, ईज़िली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। नहीं समझे मेरी बात? मैं फिर से बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जी अगर मान लो कि आपको मैं कुछ एक बहुत बड़ा स्पेलिंग दे दूँ, कह दूँ कि इसे याद करिए, तो वो स्पेलिंग या वो चीज़ आप भूल सकते हो, है ना? या वो मीनिंग आप भूल सकते हो। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि ये फ़ॉर्मूला है बड़ा-सा, इसको याद करिए, वो चीज़ आप भूल सकते हो, लेकिन उसको कब नहीं भूल सकते हो? किस तरह से नहीं भूल सकते हो? कैसे नहीं भूल सकते हो? कोई तरीका बताइए, कोई ट्रिक बताइए? बिल्कुल सही बात है, उसको ये रियल वर्ड से रिलेट कर देंगे तो वो चीज़ें हमें भूलेंगी नहीं। सही बात है। जैसे एग्ज़ाम्पल बताइए राहुल कोई चीज़ रियल वर्ड से रिलेट करके कैसे याद करी जा सकती है? नहीं वो तो मैं बताता हूँ, असैसिनेशन एक वर्ड है, और भी तो कोई वर्ड होगा, और भी कोई चीज़ होगी। असैसिनेशन एक वर्ड है, बिल्कुल सही बात है, जो मैं बताता हूँ कि जी ये रियल वर्ड से इस तरह से रिलेटेड है। ASSINATION। नहीं समझ में आया। अब जैसे ये वर्ड है, जो नए लोग हैं देख लीजिए, ये वर्ड है एसोसिनेशन, ASSINATION, ये वर्ड है। तो ASS का मतलब होता है गधा, और ASS का मतलब गधा, तो गधे के ऊपर गधा, और आई मतलब मैं, और नेशन मतलब राष्ट्र। तो गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं, मेरे ऊपर राष्ट्र। तो ये जो बड़ा सा वर्ड है, ये जो बड़ा सा वर्ड है, ये जो मैं मतलब बताता हूँ, मैंने भी कहीं से ये सुना था कि ये जो वर्ड है, इस वर्ड को अगर मुझे याद करना है तो देखिए मैंने इसको इस तरह से याद कर रखा है ना? इसी तरह से अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी सीखना है जी, रियल वर्ड से रिलेट करो। अगर रियल वर्ड से उसको रिलेट करोगे तो वो चीज़ें आप भूल नहीं पाओगे। आपको बिल्कुल वो कंठस्थ हो जाएगा। ऐसे कोई स्पेलिंग आपने पढ़ा होगा, जैसे मैथमेटिक्स का कोई फ़ॉर्मूला है जी, याद कर लिया, है ना? मैं अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे एक वीडियोज़ देख रहा था। यूट्यूब पे तो बहुत सारे ऐसे-ऐसे लोग हैं जी, बड़ा अजीब-अजीब पढ़ाते हैं, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं मतलब, है ना? तो एक बंदा था कि जो वो हाँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा था वो। केमिस्ट्री का जो वो सारा वो क्या कहते हैं उसको, जो एलिमेंट्स थे उनके नाम, है ना? हम लोगों ने तो ऐसे याद कर रखा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, पता नहीं क्या-क्या, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से हमने रटा हुआ है। समझ रहे हो? म तो हाँ, वो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। गज़ब, गज़ब। बेटा माँगे कार, स्कूटर, हाँ, वो उसने भी ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल लेके बताया, गर्लफ्रेंड का लेके एग्ज़ाम्पल बताया कि जी, जी, ऐसे, ऐसे, ऐसे करके याद करोगे तो देखो ये खट से याद हो जाएगा आपको। बढ़िया, परफेक्ट। तो मतलब समझ में आ रहा है ना सबको कि चीज़ों को अगर रियल वर्ड से रिलेट करोगे तो वो चीज़ पक्का परफेक्टली है कि भई वो जल्दी याद हो जाएगा। और अगर वो चीज़ें आप कुछ अगर आपको भूल भी जाता है तो वो एग्ज़ाम्पल, बेटा माँगे कार, स्कूटर आपको नहीं भूलेगा। वो दूसरा चीज़ आपको भूल सकता है। बिल्कुल, सही बात है। हाँ, और राहुल क्या बता रहे थे? आप भी कुछ बता रहे थे? हाँ, वो बताओ ना। हाँ, क्या, क्या, क्या? आवाज़ कट रही है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलो ठीक है, वो तो आप देखो अपना-अपना भी बना सकते हैं, उसमें आपका वो है ना? चलो गुड है। तो उसी तरह से जी,
ऊप्स के भी फंडे वही हैं, ऊप्स के भी फंडे वही हैं। रजनीकांत समझ में आ रहा है? श्याम, रजनी, जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, शर्माने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, जब आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तुरंत पूछना है कि सर जी ये चीज नहीं समझ में आया मुझे, आप क्या बता रहे हो। किशोर, आ रहा है समझ में? ठीक है, गुड। तो आपको मतलब हर चीज ऐसे रियल वर्ड से रिलेट करना है। अगर चीजों को रियल वर्ड से रिलेट करोगे तो 101% की गारंटी कि आप चीजों को भूलोगे नहीं, चीजों को भूलोगे नहीं, है ना। रियल वर्ड से रिलेट करके चीजों को आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो देखिए आगे क्या चीज ये है कि भाई जावा कहती है, जावा एक हाई लेवल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहता है कि चीजों को रियल वर्ड से रिलेट करो। इसलिए जब भी कोई चीज आप पढ़ो या जब भी कोई चीज आप बताओ, जब भी कोई चीज आप किसी को समझाओ, तो उसको आप रियल वर्ड से रिलेट करो। अगर अगर आप रियल वर्ड से चीजों को रिलेट करोगे तो मेरी गारंटी है कि आप चीजों को कभी नहीं भूलोगे। उसी तरह से जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताने जा था कि भाई जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसको भी आप रियल वर्ड से रिलेट करो, है ना। इसको भी रियल वर्ड से रिलेट करो भाई, और रूप्स के कंसेप्ट को भी रियल वर्ड से रिलेट करो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो गया, चाहे वो क्लास हो गया, चाहे वो इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, कुछ भी ऐसे रियल वर्ड से रिलेट करना है हमें, और फिर पढ़ना है, देखो मजा आ जाएगा। तो चलिए, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब या प्रोग्राम का मतलब हम पहले रियल वर्ड से समझते हैं। तो पहले रियल वर्ड से बताओ, रियल वर्ड में मुझे आप समझाओ कि व्हाट इज अ प्रोग्राम। रियल वर्ड से समझाना, जब रियल वर्ड से प्रोग्राम को समझ जाओगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी उसको समझ जाओगे। कौन बता रहा है बताइए, व्हाट इज द प्रोग्राम। रियल वर्ड से बताना कि सर प्रोग्राम का मतलब ये है। और कभी आप सब लोग अपने दिमाग से सोचिएगा कि जी कभी आप लोगों ने प्रोग्राम कोई बनाया है आज तक? हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैरिज का प्रोग्राम होता है, बर्थडे का प्रोग्राम होता है, पिकनिक का प्रोग्राम होता है, तो प्रोग्राम बहुत सारा होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, बिल्कुल। तो जो प्रोग्राम होता है, बेसिकली देखियो हम रियल वर्ल्ड में भी करते हैं, वो तो आप सही बोल रहे हो, बट रियल वर्ल्ड में हम कहाँ-कहाँ प्रोग्राम करते हैं, किस-किस जगह पे करते हैं? रियल वर्ल्ड में हम प्रोग्राम किस-किस जगह पे करते हैं? ओके, तो आपने कभी कोई प्रोग्राम बनाया रियल वर्ल्ड में? क्या जैसे? इसका प्रोग्राम बनाते थे? ओके, ओके। देखो प्रोग्राम का तो एक सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल हम बता देते हैं कि जैसे हम लोग का आज सेशन शुरू होने वाला था सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से, तो इसके लिए भी हमने प्रोग्राम बनाया था, है कि नहीं? नहीं बनाया था हमने प्रोग्राम? अगर हमारा ये सेशन होने वाला था तो हमने एक प्लानिंग करी थी ना, कि भाई इतने बजे शुरू होने वाला है, इतने बजे से इतने बजे होगा, इसमें ये चीज़ें चलेंगी। इसका भी हमने एक प्रोग्राम बनाया था। तो हम बोल सकते हैं कि भाई प्रोग्राम का मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग कि भाई किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है।
है ना? तो जिस तरह से रियल वर्ल्ड में देखिए हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम हम किस लिए बनाते हैं? चलिए मैं बताता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि किसी का बर्थडे है और उसको पता चले कि जी उसका बर्थडे है आज, बर्थडे तो पता ही रहता है, लेकिन उसको अगर पार्टी देनी है और उसने कुछ प्लानिंग नहीं करी थी। तो जिसने कुछ प्लानिंग नहीं करी थी उसको सोचना पड़ेगा जी, इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद मुझे लोगों को मतलब जैसे मान लो कि सुबह हो गया, अब लोगों ने कहा कि भई मतलब कि आज तुम्हें तुम्हारा बर्थडे है, पार्टी नहीं दोगे? मैंने कहा हाँ, ठीक है पार्टी दे देंगे, लेकिन पार्टी देने के लिए जगह चाहिए और जगह उसने बुक नहीं कर रखा था, तो समस्या हो जाएगी ना, ठीक है? अच्छा अगर अगर जगह मान लो जगह बुक हो गई, तो क्या खाना बनेगा ये हमने सोचा नहीं था या क्या ऑर्डर होगा, क्या नहीं होगा, है ना? अगर केक हमने ऑर्डर ही नहीं करा था तो केक कहाँ से आएगा? मान लो केक मिलेगा ही नहीं, है ना? लॉकडाउन तो वैसे भी चल रहा है, कहाँ मिलेगा केक? तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमने चीज़ों की प्री प्लानिंग नहीं करी थी तो और ऑन द स्पॉट अगर हमें कोई चीज़ पता चले, तो हमें थोड़ा-सा उसमें करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, काम को करने के लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए, प्रोग्रामिंग कर लेनी चाहिए। प्रोग्राम उसका बना लेना चाहिए। तो प्रोग्राम बनाने से क्या होता है कि हमारा चीज़ सेट हो जाता है कि जी, हमें इसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, व्हाटएवर। जैसे जैसे सपोज़ करो कि मुझे कहीं घूमने जाना है, ठीक है? और मैंने उसका बुकिंग कर रखा है, रिज़र्वेशन कर रखा है और सोच रखा है कि जी होटल बुक कर रखा है, गाड़ी बुक कर रखी है, ट्रेन बुक कर रखा है कि भई मुझे यहाँ से कैब करूँगा, मैं ट्रेन जाऊँगा, ट्रेन पकड़ूँगा, वहाँ जाऊँगा, उस जगह पे उस होटल में रुकूँगा, फिर वहाँ से हम वहाँ जाएँगे घूमने, व्हाटएवर हमने स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर ली, दैट इज़ अ प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम करने से, प्रोग्राम बनाने से रियल वर्ल्ड में क्या फ़ायदा हो जाता है, काम आसानी से हो जाता है, जल्दी से हो जाता है ना? और प्रोग्राम बनाने से क्या होता है माइंड एक तरह से सेट हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है, माइंड आपका ऑटोमेट हो जाता है। ऑटोमेट का मतलब अपने आप शुरू हो जाता है काम। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो ना, तो आपका प्रोग्राम सेट होता है। कई लोगों का प्रोग्राम सेट होता है कि जी मॉर्निंग में उठने के बाद ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग हो जाती है आपके माइंड में। उसी तरह से जिस तरह से रियल वर्ल्ड में आप अपने काम को अच्छा 1 मिनट भाई 1 मिनट। आरिफ प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। ठीक है? तो तो जिस तरह से देखिए रियल वर्ल्ड में हम अपने काम को आसान करने के लिए, काम को जल्दी करने के लिए और प्लानिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, वैसे सोचा कि क्यों ना हम प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए बना दें। देखिए अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या समझती है? ये बने-बनाए इसके अंदर कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है। मशीन मशीन तो अगर देखा जाए तो मशीन हाँ, मशीन क्या समझती है राहुल? आपके घर वॉशिंग मशीन है? तो वॉशिंग मशीन है तो मैं आपको बाइनरी लैंग्वेज दे दूँगा, वॉशिंग मशीन को चला देना, पता चल जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। वोल्टेज चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर अगर देखा जाए तो मशीन को वोल्टेज ही समझ में आता है। जो मशीन कोई भी होती है, उसके आगे लिखा भी होता है। आप एक प्रेस भी खरीद के लाते हो तो उसके आगे लिखा होता है कि इसको इतनी वोल्टेज की सप्लाई चाहिए, तब ये चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा। तो तो वही कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास दुनिया में कोई भी मशीन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मुझे चलाना है, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर डिवाइस को चलाने के लिए हमें वोल्टेज चाहिए था, है ना? तो वोल्टेज की तो बाद में बात आ गई ना। अ, अगर देखा जाए तो हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है, उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होता है, वो वोल्टेज कहलाता है। मतलब वहाँ पे चार्जेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो एक एक कहीं न कहीं मशीन के अंदर कंप्यूटर भी एक मशीन ही है। तो किसी भी मशीन के अंदर अगर वोल्टेज जाता है, तो वो चल जाता है, नहीं वोल्टेज जाता तो नहीं चलता है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी मशीन ऑटोमेट हो जाए और अपने आप चलने लगे, है ना? तो उसी तरह से हमें उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ प्रोग्राम बना के लिखने पड़ेंगे, कुछ राइट कराने पड़ेंगे। किसी भी तरह से, किसी भी फ़ॉर्म में, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो वो समझता हो।
तो देखिए रियल वर्ल्ड में हम प्रोग्राम बनाते हैं हम अपने काम को आसान करने के लिए, काम को जल्दी करने के लिए, सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए। तो जिस तरह से हम अपने दिमाग में अपने प्रोग्राम को बना के अपना काम आसान कर सकते हैं, तो सोचा गया क्यों ना यही प्रोग्राम बना के कंप्यूटर में डाल दिया जाए, जिससे कंप्यूटर हमारे काम को आसान करने लगे, है ना? या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर डाल दिया जाए जो हमारे काम को आसान करने लगे। तो इसीलिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो अपने आप चल रही है, जैसे फैन ही ले लो, एसी ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग होते हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम पड़े होते हैं। वो प्रोग्राम्स के थ्रू वो हमारे काम को आसान करते हैं और ऑटोमेट कर देते हैं। वो अपने आप चलता रहता है, स्टेप बाय स्टेप, राइट? तो प्रोग्राम की यही डेफिनिशन होती है कि प्रोग्राम जो होती है एक चेन ऑफ स्टेप्स होता है। इट इज अ चेन ऑफ स्टेप्स या सेट ऑफ एक्टिविटी विच इज कंबाइंड टुगेदर इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सो प्रोग्राम इज अ चेन ऑफ स्टेप्स या सेट ऑफ एक्टिविटीज, या आप ऐसा बोल सकते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज इन स्टैटिक स्टेट कॉल्ड अ प्रोग्राम। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ फिर से। जैसे हमने हमने आज 20 तारीख को 7 बजे से क्लास करनी थी, राइट? तो हमने क्या करा था मतलब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर रखी थी कि जी हमारे इतने कैंडिडेट्स हैं, इनको हम इस तरह से इनके लिए ग्रुप क्रिएट करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, है ना? ग्रुप बनाने के बाद मॉर्निंग में उठूंगा, लैपटॉप ओपन करूंगा जी, उसके बाद कॉल लगाऊंगा और कॉल हमारा शुरू हो जाएगा और मतलब इस तरह से हमारा सेशन शुरू हो जाएगा व्हाटएवर। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर रखी थी ना पहले से ही कि ये काम होना है, यानी कि चेन ऑफ स्टेप्स या सेट ऑफ एक्टिविटीज जो मुझे करना था कि जी मॉर्निंग में उठूंगा, लैपटॉप ओपन करूंगा या व्हाटएवर जो फ्रेश होना था वो होने के बाद लैपटॉप ओपन किया, फिर स्काइप ओपन किया और जितने भी लोग थे ग्रुप क्रिएट करके फिर मैंने कॉल करा। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप काम करा। तो जिस तरह से हम कोई भी प्लानिंग ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके रख लेते हैं, दैट इज अ प्रोग्राम। लेकिन ये चीज मैंने 1 हफ्ते पहले ही डिसाइड कर रखी थी। बहुत से लोगों से हमसे 1 वीक पहले से ही बात हो रखी थी। तो जो हमने 1 वीक पहले से ही स्टार्ट करके प्लानिंग करके रख लिया था दैट इज़ अ प्रोग्राम, क्योंकि वो स्टैटिक था। लेकिन आज वो प्रोग्राम अभी चल रहा है तो वो डायनामिक है और जब कोई प्रोग्राम डायनामिक हो जाता है तो इट बिकम अ प्रोसेस, द एक्टिव स्टेट ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम इज अ चेन ऑफ स्टेप्स और सेट ऑफ एक्टिविटी व्हिच इज कंबाइंड टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेसिफिक टास्क। चेन ऑफ स्टेप्स या सेट ऑफ एक्टिविटी व्हिच इज कंबाइंड टुगेदर जो कि जोड़ दिया गया है क्या करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। हमारा स्पेसिफिक टास्क क्या था, सेशन को स्टार्ट करना। किसका स्पेसिफिक टास्क हो सकता है जी, कहीं पे घूमना। किसी का स्पेसिफिक टास्क हो सकता है जी बर्थडे सेलिब्रेशन। किसी का स्पेसिफिक टास्क हो सकता है 2 नंबर का सम का प्रोग्राम, है ना? किसी का स्पेसिफिक टास्क होता है कि फैन को रोटेट करना। तो तो कहने का मतलब रियल वर्ल्ड में भी प्रोग्राम का यही मतलब होता है। तो जो रियल वर्ल्ड में जिस तरह से हम अपने काम को आसान करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, सोचा गया क्यों नहीं प्रोग्राम बना के कंप्यूटर के अंदर डाल दिया जाए, ताकि कंप्यूटर हमारे काम को आसान करने लगे। तो किसी भी कंप्यूटर को जब आप चलाते हो और अपने आप वो चलता है, ऑन किया जी बटन पे, ऑन होने लगा, है ना? उधर सब कुछ चलने लगा, सारे प्रोसेस रन होने लगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग है, कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा है। बोलते हैं प्रोसेसिंग चल रहा है ना? लैप मोबाइल भी ओपन करते हैं, कहते हैं यार मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है, पता नहीं यार ये बड़ा प्रोसेसिंग टाइम लगा रहा है ना? प्रोसेसिंग वर्ड यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ ना, प्रोसेसिंग भी वर्ड कहाँ से आया? प्रोग्राम से आया। क्योंकि अगर प्रोग्राम नहीं है तो प्रोसेस नहीं है। क्योंकि प्रोग्राम ही जब वो चलता है तो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे मान लो किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करना है, किसी को मैरिज सेलिब्रेट करना है, उसका आपने प्लानिंग कर रखी है। अब प्लानिंग कर रखी है, उसको अभी चला नहीं रहे हो, तो वो प्रोग्राम है, लेकिन जब वो चल रहा है तो प्रोसेस है। जैसे हमने प्लानिंग करी थी हम पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग करी थी कि हम पढ़ेंगे और अभी हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ इन एक्टिव स्टेट। जब कोई प्रोग्राम एक्टिव होता है तो प्रोसेस होता है। प्रोग्राम इन एक्टिव स्टेट। जैसे फैन है, फैन के अंदर एक प्रोग्राम है कि जो वो रोटेट होगा और हवा देगा। अभी वो चल नहीं रहा है, तो वो प्रोग्राम है। जैसे मैंने बटन ऑन करा, वो चलने लगा, वो प्रोग्राम एक्टिव हो गया, इट मीन्स वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। So a chain of steps or set of activity which is combined together in order to achieve a specific task is a program. Program is a set of instructions, ऐसे ही बोल सकते हो। Set of instruction is a program. लेकिन set of instruction which is a static state, not in execution. If any program in execution state become a process.
एग्जाम्पल के तौर पे और एक एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, हमारे सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम पड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम। अभी वो चल नहीं रहे हैं, तो प्रोग्राम है। जब चलने लगेंगे तो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएँगे। जैसे ये नोटपैड है, ये प्रोग्राम है। ये देखिए मैंने ओपन कर दिया, तो नोटपैड नाम का जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में ये चल गया। यानी कि प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूशन स्टेट में आ गया, और जब कोई प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूशन स्टेट में आ जाता है, प्रोसेस कहलाता है। नोटपैड चला है, ना कि मेरा प्रोग्राम। अभी मेरा जिसका नाम एम्प्लॉयी क्लास है, वो वाला प्रोग्राम नहीं चला है। इसको अभी हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, तो जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, तो प्रोसेस में बदल जाएगा। और क्या प्रोग्राम हो सकता है, जैसे मान लो मेरे पास वीएलसी मीडिया प्लेयर है, अभी वो मैं चला नहीं रहा हूँ। मान लो मेरे पास ये क्रोम है, ये भी मैं चला नहीं रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम है। अभी मेरे पास एंड्रॉइड स्टूडियो, ये मैंने चला नहीं रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम है। ये तो अभी ऑन है, तो इसका मतलब ये सब प्रोसेस है। अगर ये भी ऑन है, तो ये प्रोसेस है। बंद कर देता हूँ। अब ये प्रोग्राम में लेके जाता हूँ इसको, प्रोग्राम मोड में लेके जाता हूँ। तो समझ रहे हो आप लोग? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में आता है, तो प्रोसेस कहलाता है, एक्टिव स्टेट ऑफ प्रोग्राम। और बाय डिफॉल्ट वो इनएक्टिव होता है, यानी कि स्टैटिक स्टेट में होता है। तो दो चीज क्लियर हुई, प्रोग्राम और प्रोसेस। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? अभी मैंने प्रोग्राम और प्रोसेस के बारे में आपको बताया, थ्रेड के बारे में नहीं बताया। नहीं, ट्रांसलेटर के बारे में बताया, प्रोग्राम और प्रोसेस। क्लियर है? सतीश, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके। सो कोई एक एग्जांपल बताइए आप सब लोग कि सर ये प्रोग्राम है और ये प्रोसेस है। लेकिन कैलकुलेटर को जैसे आपने क्लिक करा और वो चलने लगा, तभी वो प्रोसेस में बदल गया। कैलकुलेट करोगे तब नहीं। जैसे कैलकुलेटर अभी चल नहीं रहा था, है ना, मैंने मारा क्लिक और तुरंत वो ऑन हो गया, वो प्रोसेस में बदल गया। अभी जैसे फेसबुक है, फेसबुक एक ऐप है, अभी वो चल नहीं रही है, मैंने फेसबुक पे क्लिक करा, तो वो फेसबुक अपने आप में प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। और जैसे मैंने क्लिक करा, वो प्रोग्राम चलने लगा, इसका मतलब फेसबुक नाम का प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, मेमोरी में प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया। और जैसे वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया, अब इधर हम देखेंगे जी, फेसबुक के अंदर से एक नोटिफिकेशन बार है, एक चैट का बटन है, फिर इधर फ्रेंड के लिस्ट है, फिर इधर स्टोरी का ऑप्शन है, लाइव का ऑप्शन है, फोटोज का ऑप्शन है। ये सब उसी प्रोग्राम के अंदर से चलने वाले सब प्रोग्राम है, सब प्रोसेस है बोलेंगे। और इन्हीं सब प्रोसेस को ही थ्रेड बोलते हैं। दे आर द लाइट वेट प्रोसेस। तो जब किसी प्रोसेस के अंदर से प्रोसेस चलता है ना, तो दे आर कॉल्ड थ्रेड, दे आर द लाइट वेट प्रोसेस। समझे राहुल? Process inside the process or called threads. Thread is a sub process. जैसे जीमेल है, एक प्रोसेस है। जीमेल तो प्रोग्राम है। जीमेल मैंने ओपन करा, प्रोसेस है। जीमेल के अंदर मेल सेंड करना, मेल रिसीव करना, अटैचमेंट करना, दे आर द सब प्रोसेस, दे आर द थ्रेड्स।